खड़े होने के हिसाब से है ना, देख लो। हाय गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. Am I perfectly audible and visible or not? Just write yes or no in the chat window. Hi Shambhavi. मेरी आवाज प्रॉपरली दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है? प्लीज राइट yes or no in the chat window. Yes, now the class is live. उसको रिफ्रेश कर लो. हाय निकिता, गुड इवनिंग. हाय प्रियांशी, निकिता, बॉबी, अभय, शांभवी अगेन, अभय. हाय श्रुति, मीनाक्षी. Hello. I'm audible. That's great. Okay. Okay. Chalo. How's everyone? यहाँ पर again, because Wisdom Wednesday is a class which is absolutely free for all. So there are quite a few students who are old students also यहाँ पे, and quite a few judiciary gold students. So judiciary gold is a batch specifically for judicial services that we have created around 2 months ago, and we've got a fantastic response to start with. We're having classes daily. We are starting a second batch of judiciary gold on 17th of August. There's a scholarship test on 16th of August also. So anyways, आज अपन specifically एक independent topic के ऊपर Wisdom Wednesday करने वाले हैं, which is appointment of judges to the higher judiciary. ये पिछले 70 साल से हमेशा से बोन ऑफ कंटेंशन रहा है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर ऑन वन साइड एंड द जुडिशरी ऑन अनदर साइड. सो लास्ट टाइम भी अपन ने ऐसा ही एक इशू डिस्कस किया था इन विजडम वेडनेसडे, व्हिच वाज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच वाज रिगार्डिंग द अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आखिरी में जुडिशरी वाज द वन, जुडिशरी हैड द लास्ट लाफ. आज वाले में देखेंगे आखिरी में जाके कौन जीतता है, बट दिस हैज बीन अनदर मेजर इशू जो नॉर्मली लोगों के बीच में रहा है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में. ठीक है. सो आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल. दैट्स ग्रेट. हेलो मुकुल. आई एम वेरी गुड निकिता. होप यू आर डूइंग वेल. एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव बिफोर वी स्टार्ट? आई एम डूइंग वंडरफुल. एनी क्वेश्चंस? हाय श्रुति, उज्जवल, मीनाक्षी. सो जुडिशरी गोल्ड किट्स हर क्लास में अपन नोट्स लिखते हैं, पर आज वाले में एज सच अपन नोट्स नहीं लिखने वाले हैं. बीच में अगर कोई स्क्रिबलिंग कर दिया वो खुद से कर लेना, बिकॉज ऑलमोस्ट 1-1.25 घंटे का सेशन रहेगा. सो 5:30 to 6:30 यू हैव योर विजडम वेडनेसडे क्लास, हाफ एन आवर का ब्रेक. 7 से 9 यू हैव ए जुडिशरी गोल्ड क्लास ऑफ शुभम सर. ठीक है. और अब से डेली 7 से 9 पे ही होने वाली है तुम लोगों की क्लासेस. दैट्स हाउ इट इज. हाय आशुतोष. नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस. चलो, दैट्स ग्रेट. हाय श्रेया. ठीक है. नो प्रखर, they'll restart in probably a week or 2. ठीक है. चलो, नो क्वेश्चन. ग्रेट. चलो चालू करते हैं. सो just make sure that you guys remain till the very end of this session. अगर स्टार्ट करा है तो उसको पूरा खत्म करना. स्पेशली जो नए बच्चे हैं जिनको अभी ऑनलाइन क्लासेस की बहुत ज्यादा आदत नहीं है, तो बीच में बार बार मन करेगा छोड़ने का या फिर मन करेगा दूसरा टैब खोलने का. प्लीज नेक्स्ट 1 hour कंप्लीटली डिस्ट्रैक्शन फ्री तरीके से क्लास अटेंड करो. आई प्रॉमिस इट विल बी कंप्लीटली वर्थ इट. ठीक है. सो अपन डिस्कस करने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हायर जुडिशरी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड द करेंट सिनारियो. इस टाइम पर क्या चल रहा है और हमेशा से क्या रहा है. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली इज, व्हाई इज द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस क्वेश्चन इवन इंपॉर्टेंट? आई मीन ये मतलब ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एक प्रोसीजरल पॉइंट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कैसे करना चाहिए. ठीक है, जो भी अपॉइंट कर रहा हो, जैसे भी चल रहा हो, व्हाई इज दिस क्वेश्चन इवन इंपॉर्टेंट एंड व्हाई हैज दिस बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन these two wings under the constitution? वो क्यों? That is because जुडिशरी को अपना काम प्रॉपरली, फेयरली, ऑनेस्टली करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है, विच इज नोन एज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब जुडिशरी एज अ विंग को सेपरेट रखना चाहिए बाकी विंग से. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अदरवाइज जुडिशरी अपना काम which is interpretation of the constitution, which is resolving of dispute between two parties, वो properly नहीं कर पाएगी
अगर उनको लार्जली इंडिपेंडेंट नहीं रखा गया। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एक तरीका होता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से इंटरफेयर करने का, राइट? अगर आपने जजेस ही ऐसे अपॉइंट करे हैं जो यस मैन है, यस मैन मतलब जो गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलते हैं, जो वही जजमेंट प्रोनाउंस करते हैं जो गवर्नमेंट चाहती है, अगर आपने ऐसे जजेस आपने अपॉइंट ही वो जजेस करवा दिए तो आगे आपको हर एक जजमेंट में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने शुरू से ही जजेस अगर आपने वैसे अपॉइंट करवा दिए, दैट इज वाई अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ट्रांसफर ऑफ जजेस, रिमूवल ऑफ जजेस, ये सब जो मैटर्स होते हैं ये नॉर्मली काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रहते हैं और ये बहुत क्रिटिकल मैटर रहते हैं। सो इट्स अ हाईली क्रिटिकल मैटर, वेरी क्रिटिकल, स्पेसिफिकली फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इसीलिए ये मैटर शुरू से बहुत ज्यादा न्यूज में रहता था। ठीक है, नाउ बैकग्राउंड, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अपने कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले इंडिया में हाई कोर्ट या फेडरल कोर्ट जो हुआ करता था उसमें जजेस कैसे अपॉइंट होते थे। नाउ अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एंड लेटर ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, द क्राउन शैल अपॉइंट द फेडरल कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस विदाउट कंसल्टेशन फ्रॉम एनीवेयर। डू फोकस ऑन द वर्ड विदाउट। सो उन्होंने क्लियरली कर दिया था उस टाइम पर कि अपॉइंट कौन करेगा, क्राउन अपॉइंट करेगा, बट कंसल्टेशन किसी भी और का नहीं लिया जाएगा। सो इट्स गोना बी अ यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट। क्राउन ने जिसको अपॉइंट कर दिया अपने विंस एंड फैंसीज पे किया या फिर फेयर तरीके से पूरा डिसाइड करके कंसल्टेटिव तरीके से किया, पर क्राउन ने जिसको अपॉइंट कर दिया ही इज गोना बी द जज। कंसल्टेशन किसी से रिक्वायर्ड नहीं है। दिस हैपेंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ये दो जगह पे हुआ था। हाउएवर जिस टाइम पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पर इस पॉइंट के ऊपर बहुत डिबेट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट कौन करे एंड मोर इंपॉर्टेंटली किसके साथ कंसल्टेशन में करे। इसमें सप्रू कमेटी जो 1945 में बनी थी उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए बट विद कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड गवर्नर्स। सो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड गवर्नर्स कौन से जजेस के लिए, हाई कोर्ट जजेस के लिए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से जजेस के लिए, सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए। नाउ जो अपन यहां पे देख रहे हैं एक चीज समझ में आ रही होगी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करना चाहिए इस पर तो ऑलमोस्ट सब लोग अग्री कर रहे थे, पर किसके साथ कंसल्टेशन में अपॉइंट करना चाहिए इस पर कंट्रोवर्सी हो रही थी। इस पे अलग अलग लोग अलग अलग बातें कह रहे थे। सप्रू कमेटी ने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड गवर्नर्स। बीएन राव हु वाज आल्सो अवर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, बीएन राव ने कहा 2/3 ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स विच इज अ राज्यसभा, जजेस का अपॉइंटमेंट राज्यसभा के अप्रूवल से होना चाहिए। कुछ मेंबर्स ने यह भी कहा था कि पूरे पार्लियामेंट्री अप्रूवल होना चाहिए, प्रेसिडेंट अपॉइंट करे और पूरे पार्लियामेंट का अप्रूवल ले, एज एन ईदर सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी इन लोकसभा और राज्यसभा, पूरे पार्लियामेंट का अप्रूवल ले। दो और कंट्रीज का मॉडल लिया गया था। यूएस में द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस बट इन कंसल्टेशन विद द सेनेट विच इज वन ऑफ द हाउसेस ओवर देयर, द अदर हाउस बीइंग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। उन्होंने कहा था सेनेट के परमिशन से होना चाहिए। यूके में द क्वीन अपॉइंट्स द जजेस इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर। सो दो और कंट्रीज का एग्जांपल हमारे पास था, अलग अलग लोगों ने अलग अलग एडवाइस दी थी। सप्रू कमेटी ने अलग दी, बीएन राव ने अलग दी और अलग अलग लोगों ने अलग अलग एडवाइस ली। बट सबने यह जरूर कहा कि फाइनल अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में रहना चाहिए। पर प्रेसिडेंट कंसल्टेशन किससे करे, दिस वाज द मेजर क्वेश्चन जो उस टाइम पर रेज हुआ था। ठीक है, फाइनली दो आर्टिकल्स बनाए गए, नंबर 1 आर्टिकल 124 एंड नंबर 2 आर्टिकल 217। आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 217। आर्टिकल 124 talks about appointment of Supreme Court judges. Article 217 talks about appointment of High Court judges. Now दोनों आर्टिकल्स कहते हैं, I'll read the article verbatim, it's very important, ध्यान से सुनना। Every judge of Supreme Court shall be appointed by the President, तो बात तो मान ली गई कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, by warrant under his hand and seal after consultation. The word consultation is very important, इसको दिमाग में रखना, आगे वर्ड बहुत यूज करेंगे अपन। After consultation with such judges of Supreme Court and of the High Court in the states as a President may deem necessary for this purpose, and shall hold office until he attains the age of 65 years, provided that in case of appointment of a judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of India shall always be consulted. सिर्फ सीजीआई के अपॉइंटमेंट के केस में सीजीआई को कंसल्ट नहीं करेंगे, कॉमन सेंस, पर सीजीआई के अलावा किसी का भी अपॉइंटमेंट हो रहा हो सीजीआई को कंसल्ट करना जरूरी है। क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट बात।
Number 2, High Court judges. Every judge of High Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and after consultation with the Chief Justice of India. CJI यहाँ भी आ गए. The Governor of the state and in case of appointment of a judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of High Court. दोनों केस में Chief Justice of India से कंसल्टेशन लेना जरूरी है. क्या लेना जरूरी है? कंसल्टेशन लेना जरूरी है. एडवाइस वर्ड यूज नहीं करा, बाइंडिंग एडवाइस वर्ड यूज नहीं करा, कंसल्टेशन वर्ड यूज करा. अब ये कंसल्टेशन थोड़ा सा ऐसा वर्ड होता है, इसके अलग अलग कॉनोटेशन हो सकते हैं. कंसल्टेशन कैन इवन मीन इट्स अ नॉन बाइंडिंग एडवाइस. आई एम जस्ट आस्किंग यू, बट अल्टीमेटली इट्स अप टू मी कि मुझे क्या फॉलो करना है. कंसल्टेशन कैन इवन मीन इन एक्सेप्शनल सिनारियोज बाइंडिंग एडवाइस. मैं आपसे पूछ तो रहा हूं, पर आप मुझे जो भी बोलोगे मुझे वो फॉलो करना पड़ेगा. शुरू से कंसल्टेशन को नॉन बाइंडिंग एडवाइस माना गया था. कंसल्टेशन को नॉन बाइंडिंग माना गया था. विच मीन्स अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट. कंसल्ट किससे करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी जजेस. पर कंसल्टेशन क्या होगा? कंसल्टेशन नॉन बाइंडिंग होगा. मतलब अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के ऊपर ही है, जिसको अपॉइंट करना है प्रेसिडेंट कर सकता है. और सीजीआई से पूछेगा, बट अगर सीजीआई और प्रेसिडेंट के एडवाइस में अगर क्लैश हुआ तो बात किसकी मानी जाएगी? प्रेसिडेंट की मानी जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ एडवाइस ले रहा है, वो सिर्फ कंसल्ट कर रहा है. बट दैट कंसल्टेशन इज नॉन बाइंडिंग. ठीक है. नाउ दिस वेंट ऑन फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स. बीच में बना अपना लॉ कमीशन which was made in 1955. याद होगा ना, फर्स्ट लॉ कमीशन चेयर्ड बाय MC सेतलवाद, and they submitted its 14th report in 1958, which was the last report of the first law commission. Now एक चीज याद रखना, लॉ कमीशन की रिपोर्ट बाइंडिंग नहीं होती है. Ultimately it's up to the government, up to the parliament whether they want to follow the advice of law commission or not. ठीक है. पर लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट दी और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के ऊपर इनका कुछ बोलना था. क्या बोलना था? ध्यान से सुनो. The appointment to the Supreme Court must be on merit alone, without reference to communal or regional considerations. Number 2, the CJI should not be chosen merely on the basis of seniority, but should be the most suitable person, whether taken from the Supreme Court, the bar, or the High Courts. Now यहां पर मैं बातों बातों में बता दूं, CJI, I'm sure all of us are law students or law graduates, we would know that the CJI is chosen on the basis of experience, but not the total experience, but experience in the Supreme Court. Right? इस बेस पे CJI को चूज करते हैं और उसको अपन कलेक्टिवली सीनियोरिटी कहते हैं. पर 1958 में लॉ कमीशन का बोलना था, सिर्फ सीनियोरिटी के बेस पे डिसाइड नहीं होना चाहिए कि CJI कौन है, आपको मेरिट भी देखना चाहिए. ठीक है. नंबर 3, appointment to the High Court should be made solely on the basis of merit and only on recommendations of the Chief Justice of concerned High Court and with the concurrence of the Chief Justice of India. तो शुरू से उन्होंने कहा था they were focusing a lot on a word which is merit. मेरिट पे सीजीआई बनना चाहिए, मेरिट पे सुप्रीम कोर्ट जजेस बनने चाहिए, मेरिट पे हाई कोर्ट जजेस बनने चाहिए, एक्सट्रानस कंसिडरेशंस नहीं होने चाहिए, कम्युनल कंसिडरेशंस नहीं होने चाहिए. शुरू से लॉ कमीशन ने ये बोला. बट what happens with most of the law commission reports, they were not paid heed to, they were not given any importance. पर हाँ, ये रिपोर्ट बीच में आई थी और बहुत शुरू के ही कुछ सालों के अंदर आ गई थी. ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. दैट इज वन. नाउ लेटर ऑन 1970s का दौर आया. अच्छा, हम क्रोनोलॉजिकली पूरा मैटर कर रहे हैं तो समझ में आएगा कि जो फाइनली हुआ वो कैसे एक बिल्डअप था लंबे टाइम का. ठीक है. सो क्रोनोलॉजी समझिए. 1970s में पूरा 1970s was a very disturbing time for executive and judiciary. जब executive और judiciary दोनों की एक दूसरे से लड़ाइयां बहुत ज्यादा हुई थी. एक लड़ाई के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, which was over the amendability of the constitution. ये भी एक ऐसे ही लड़ाई थी which was regarding appointment of judges. Specifically दो चीजें थी. Number 1 was supersession of judges for becoming the Chief Justice of India, and second was transfer of judges. ट्रांसफर ऑफ जजेस इमरजेंसी के टाइम पे बहुत हुआ था. 1975-76 when the internal emergency was going on, which was imposed by इंदिरा गांधी, उस टाइम पर बड़े लेवल पे बहुत सारे हाई कोर्ट जजेस को ट्रांसफर किया था. द हाई कोर्ट जजेस which were independent in nature, fair in nature and slightly anti-government, not technically anti-government but they were fair in nature, उनको बड़े हाई कोर्ट से, प्रोमिनेंट हाई कोर्ट से, अपने पेरेंट हाई कोर्ट से छोटे हाई कोर्ट, थोड़े से रिमोट हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर कर दिया गया था, which was obviously a way of penalizing them.
और जो थोड़े से यस मैन थे उनको लेस प्रोमिनेंट हाई कोर्ट से प्रोमिनेंट हाई कोर्ट पे लेके आ गए थे. सो ये बहुत बड़े लेवल पे हुआ था. एंड सेकेंड वॉज सुपर सेशन ऑफ जजेस. सो सुपर सेशन मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो नॉर्मली हमेशा सीनियोरिटी के बेसिस पे बनते थे, 1973 में ऐसा हुआ था व्हेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीकरी, when he retired, the next 3 CJIs as in next 3 senior most judges, that is Justice Shelett, Justice Grover and Justice Hegde, इन तीनों को सुपरसीड करके, इन तीनों को अलग हटा के जस्टिस AN रे को CJI बना दिया गया था. So this happened for the first time in independent India जब सीनियर मोस्ट पर्सन को CJI नहीं बनाया गया, अगले 3 सीनियर मोस्ट पर्सन को भी CJI नहीं बनाया गया, चौथे सीनियर मोस्ट पर्सन CJI बना दिया गया. ऑब्वियसली उन तीनों ने रिजाइन कर दिया आफ्टर दिस. इनफैक्ट एक पिटीशन भी फाइल हुई थी ऑफ को वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी. सो को वारंटो पिटीशन फाइल हुई थी इन द दिल्ली हाई कोर्ट, पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था और ये कहा था अगर हम पिटीशन एक्सेप्ट कर भी लेंगे पर उसके बाद भी अब तो सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो तो जस्टिस AN रे ही बचे, क्योंकि उनके ऊपर के 3 CJI उनके ऊपर के 3 सीनियर मोस्ट जजेस ने तो रिटायरमेंट ले लिया, एज उन्होंने रिजाइन कर दिया. तो अगर हम एक्सेप्ट भी कर लेंगे तो भी जस्टिस AN रे विल बी रीअपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो इट डजंट रियली, दिस पिटीशन वोंट रियली होल्ड एनी वाटर, इट वुड नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस. सो ये पहली बार एक बहुत बड़ा ब्लो था ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. 4 साल बाद जब यही जस्टिस AN रे अच्छा एक मिनट, जस्टिस AN रे को CJI बनाने के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था that he is considered as a yes man of the government. He was considered केशवानंद भारती केस जिसमें 7:6 में it went against the government. These 6 judges were in favor of the government because the overall case went against the government. ये 6 judges में एक थे जस्टिस AN रे. एक बहुत फेमस केस था बैंक नेशनलाइजेशन केस. याद है 1969 में 14 बैंक्स को गवर्नमेंट ने उठा के शटाक से नेशनलाइज कर दिया था. द बैंक वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. उसमें गवर्नमेंट का साथ दिया था जस्टिस AN रे ने. प्रिवी पर्स केस जो माधवराव सिंधिया के नाम पर ही केस फाइल हुआ था, जब जवाहरलाल नेहरू ने 550 के ऊपर प्रिंसली स्टेट से उनका लैंड लिया था एक यूनाइटेड इंडिया बनाने के लिए, तो उनके लिए प्रिवी पर्स बनाया था. प्रिवी पर्स का मतलब हर साल इन परपेचुइटी एंड इन प्रपोर्शन टू द लैंड दैट यू हैव गिवन अस वी विल गिव यू एन अमाउंट. क्योंकि आपने हमें लैंड दिया, हम आपको अमाउंट देंगे, पर आप हमें लैंड दो ताकि हम एक सिंगल यूनिफाइड कंट्री बना सके. और हमने कहा था ये परपेचुइटी में देंगे, पर 20 साल के बाद ही इंदिरा गांधी ने उसको खत्म कर दिया था. सो माधवराव सिंधिया और बहुत सारे प्रिंसली स्टेट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. उसमें भी जस्टिस AN रे ने अकेले गवर्नमेंट का साथ दिया था. तो जस्टिस AN रे वॉज ऑब्वियसली वेरी प्रो गवर्नमेंट जज. उनको CJI बनाया गया. 1977 में जस्टिस AN रे जब रिटायर हुए तो अगले सीनियर मोस्ट जज थे जस्टिस HR खन्ना, पर उनको CJI नहीं बनाया गया. और अगले सीनियर मोस्ट जज जो थे जस्टिस MH बेग, उनको CJI बना दिया गया. सो out of 47 CJIs that India has seen, only 2 times it has happened that the senior most judge was not made as a CJI. That was in 1973 and 1977. दोनों बैक टू बैक हुआ था. तो वो डेकेड जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बड़ा गड़बड़ सा रहा था. ठीक है, ये पूरा बिल्डअप हो रहा है आगे जो होने वाला है उसके लिए. सो इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? एनी डाउट्स प्लीज आस्क इन द चैट विंडो. बच्चा लोग अभी तक का पूरा क्लियर है, नहीं है? कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, प्लीज पूछो. समझ में आ रहा है गाइस? अभी तक का पूरा क्लियर है? ये क्लियर हो गया अभी तक अपन ने जो देखा. प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द जजेस इन कंसल्टेशन विद द CJI. कंसल्टेशन को नॉन बाइंडिंग कंसल्टेशन माना गया है अभी के लिए, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो रहे हैं अभी अपन वो देख रहे हैं. क्लियर निकिता? क्लियर है? क्लियर है? एनी डाउट्स टिल नाउ? निकिता, AN रे रिटायर्ड इन 1977 और हुआ ये जस्टिस HR खन्ना को भी सुपरसीड इसीलिए करा गया था, सब लोग मानते हैं, क्योंकि 1976 में जो हेबियस कॉर्पस केस था, पढ़ा होगा, ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, इसमें 5 जज की बेंच थी. 4:1 से उन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था और उन्हें गवर्नमेंट का साथ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने जजमेंट पास किया था.
और उन्होंने कहा था कि इस केस में हेबियस कॉर्पस की रेट पास होनी चाहिए, बाकी 4 जजेस ने कहा था नहीं होनी चाहिए। तो एंड एच आर खन्ना वॉज ऑल्सो वन ऑफ दीज 7 जजेस। तो एच आर खन्ना ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जजमेंट्स बहुत पास किए थे और उसके चक्कर में उनको पीनलाइज करा गया 1977 में when he was superseded for the post of the Chief Justice of India. That's what happened. Prakhar, your doubt is, so the petition filed before the High Court, in that petition on government cannot be held liable. Prakhar, I'm not able to understand. एक बार वापस इसको थोड़ा सा रीवर्ड करके पूछो बेटा। Yes, Megha, in 1973 and 1977, 76 नहीं, 1977, the senior most judge was not made as a CJI. ये 2 बार हुआ है। क्लियर है? चलो क्लियर, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। सो अब 1970s का तो बड़ा गड़बड़ सा डेकेड रहा एंड 1970s में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ काफी प्ले अराउंड करा गया, काफी इंटरफेयर करा गया और एटलीस्ट अ कपल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर ऑल्सो कॉम्प्लिसेंट इन दिस। So 1970s was a pretty bad decades for judiciary. So अभी 1970s में ये सब चीजें हुआ ये, इसके बाद क्वेश्चन उठने लगा कि ये जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद द सीजेआई, इस कंसल्टेशन का इंटरप्रिटेशन क्या है? इज दिस कंसल्टेशन बाइंडिंग कंसल्टेशन? इज दिस कंसल्टेशन नॉन बाइंडिंग कंसल्टेशन? टिल नाउ इट हैज बीन ट्रीटेड एज अ बाइंडिंग कंसल्टेशन, ठीक है, but the Supreme Court had never given its opinion on this. So 1982 in the case of SP Gupta versus Union of India, इसको हम बुलाएंगे, ये अपने जजेस केस के पूरे ऑर्डर का ये पहला केस है, इसको अपन बुलाएंगे फर्स्ट जजेस केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो अभी तक पिछले 30-32 साल से चला आ रहा है हम यही मान के चलेंगे, सो कंसल्टेशन वुड बी ट्रीटेड एज नॉन बाइंडिंग कंसल्टेशन, विच मीन्स कोई भी जज के अपॉइंटमेंट के ऊपर अगर प्रेसिडेंट और सीजेआई में अगर लड़ाई मतलब ऑब्वियसली अगर डिसएग्रीमेंट हुआ तो सीजेआई का कंसल्टेशन नॉन बाइंडिंग होगा और फाइनली प्रेसिडेंट की बात मानी जाएगी। सो प्रेसिडेंट्स एडवाइस शैल ओवरराइड द एडवाइस ऑफ द सीजेआई, दैट वाज हेड। सो प्राइमेसी वाज गिवन टू द प्रेसिडेंट, दैट्स नंबर 1 इन द फर्स्ट जजेस केस। नंबर 2, उन्होंने एक और स्टेप आगे बढ़ के ये भी बोला दैट प्रेसिडेंट का जो ओपिनियन है या प्रेसिडेंट का जो अपॉइंटमेंट है, प्रेसिडेंट ने जो अपॉइंट करा है जजेस को, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोड ऑफ लॉ ऑन मैलिफाइड इंटेंशंस। सो आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि ये जो अपॉइंटमेंट है मैलिफाइड इंटेंशंस पे, सो प्रेसिडेंट को प्राइमेसी मिली और उसको इम्यून रख दिया जुडिशियल रिव्यू से भी। द एक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। दैट इज द फर्स्ट जजेस केस। इसका लेटर ऑन इससे कनेक्टेड एक सेकंड केस हुआ इन द ईयर 1993, जहां पे पहली बार ऐसे इशू पे 9 जजेस की बेंच बनी थी, विच इज अ वेरी रेयर ओकेशन। 9 जजेस की बेंच इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विच इज फेमसली नोन एज अ सेकंड जजेस केस। यहां पर जाकर पूरा की पूरा तख्ता पलट हो गया। सो अभी तक जो प्राइमेसी मिल रही थी प्रेसिडेंट को, अब वो प्राइमेसी चेंज हो गई। चेंज कैसे हुई? पहले अपन उनके पॉइंट्स पढ़ते हैं। The proposal for appointment of Supreme Court judge shall be initiated by the Chief Justice of India. अभी तक उल्टा होता था, अभी तक जो प्रपोजल है वो प्रेसिडेंट की तरफ से आता था फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, पर अब क्या हो गया? इट शैल बी इनिशिएटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नंबर 2, all the appointment of the judge of Supreme Court shall be in conformity of the Chief Justice of India and the consulted judges. Focus on the word conformity. जितने अपॉइंटमेंट होंगे वो उनके कंफॉर्मिटी में होंगे, मतलब उनसे पूछ के होंगे, उनसे कंसल्ट करके होंगे, उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। Which means प्राइमेसी अब किसको मिल गई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो अभी तक किसको मिली हुई थी? प्रेसिडेंट को। That's number 2. Number 3, the appointment recommended by the chief justice may not be made in exceptional cases and for stated and cogent reasons. However, if these reasons are not accepted by the Chief Justice of India and other consulted judges, the appointment should be made as a healthy convention. So, मैक्स बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में जस्ट एंड कोजेंट रीजंस के साथ ही आप उनको बाईपास कर सकते हो, बट ये इतना सब्जेक्टिव था कि आज तक कभी ये हुआ नहीं।
That's number 3. And the last one, the senior most judge fit to hold the office should be appointed as Chief Justice of India. In case there are doubts regarding his fitness to hold the office, it should be clearly stated which alone may permit a departure from the long standing convention. तो जो चलता आ रहा था, जो सिर्फ 2 ही बार चेंज हुआ था, उन्होंने उसको रीइंस्टेट कर दिया कि CJI कौन बनेगा? The senior most judge should always be made as a CJI. This was reinstated in the second judge's case, which is SCAOR Association versus Union of India. अब मैं इसको सिंपल भाषा में बताता हूं. हुआ क्या था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बनाया एक सिस्टम जिसका नाम है कोलेजियम. द कोलेजियम शैल कंसिस्ट ऑफ द CJI plus 2 senior most judges of the Supreme Court. The CJI and the 2 senior most judges, the next 2 senior most judges, CJI is obviously the senior most judge, CJI and the next 2 senior most judges of the Supreme Court. और ये लोग मिलके ये इनिशिएट करेंगे प्रोसेस को, ये नाम लेंगे उन लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होने वाले हैं या हाई कोर्ट में अपॉइंट होने वाले हैं. ये फिर भेजेंगे लॉ मिनिस्ट्री को और प्रेसिडेंट को. उनका एडवाइस आएगा, पर उनका एडवाइस फॉलो करना है या नहीं करना है ये कोलेजियम डिसाइड करेगा. सो अल्टीमेट प्राइमेसी कोलेजियम की है एंड CJI बीइंग द हेड ऑफ कोलेजियम, अल्टीमेट प्राइमेसी CJI की है. सो जो प्राइमेसी अभी तक प्रेसिडेंट की थी वो प्राइमेसी अब चेंज होके CJI की हो गई. एंड अ न्यू सिस्टम वाज डेवलप्ड व्हिच वाज डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड व्हिच वाज अ कोलेजियम सिस्टम. So it was for the first time that the judges themselves were appointed judges. This wasn't happening anywhere in any other Supreme Court, but this was developed in India. In the second judge's case, first judge's case, president ऊपर CJI नीचे, second judge's case, president नीचे, CJI ऊपर. Now, president के पास एक power होती है under Article 143 of the Constitution, which is the power of presidential reference, whereby he can consult the Supreme Court on the constitutional validity of any issue. तो प्रेसिडेंट ने एक एडवाइस लिया सुप्रीम कोर्ट से और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना एडवाइस दिया. प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से बोला यार कोलेजियम सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दिया नहीं हुआ है, सो प्लीज मतलब वी वुड लाइक टू नो या वी वुड लाइक यू टू गिव क्लैरिटी ऑन हाउ द कोलेजियम विल वर्क इन अ फेयर एंड अ ट्रांसपेरेंट वे. आपने कोलेजियम बना तो दिया है पर कितना फेयर, कितना ट्रांसपेरेंट. ऐसा नहीं हो कि यहां पे वी आर चूजिंग बिटवीन अ डेविल एंड अ डीप सी. सो ठीक है, आपने एक सिस्टम तो चेंज कर दिया जो गड़बड़ था, पर एक नया गड़बड़ सिस्टम तो नहीं लेके आ गए हो. सो दैट इज वेयर सम क्लैरिटी वाज रिक्वायर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दे दी. उन्होंने बोला हम बायसनेस को कम करने के लिए 3 चीजें करते हैं. नंबर 1, द साइज ऑफ कोलेजियम वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम CJI plus 2 senior most judges to CJI plus 4 senior most judges. कोलेजियम 3 लोगों का नहीं रहेगा, 5 लोगों का रहेगा. वाइडर कंसल्टेशन होंगे, बायसनेस के चांसेस कम हो जाएंगे. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, इफ द मेजॉरिटी इज अगेंस्ट द अपॉइंटमेंट द जज शुड नॉट बी अपॉइंटेड. 5 में से अगर 3 या 4 जजेस ने अगर किसी अपॉइंटमेंट में मना कर रहे हैं तो उसको अपॉइंट नहीं करा जाएगा. तो CJI cannot use any kind of veto. CJI does not have a veto power. यहां पे CJI is just like other judges of the collegium. तो 5 जजेस का कोलेजियम है और मेजॉरिटी के साथ से अपॉइंटमेंट होगा. If 2 judges have a strong reason of not appointing a judge, even that should be very carefully considered. तो ठीक है, मेजॉरिटी से हो सकता है, पर अगर 2 लोगों के बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है तो कुछ रीजन पर वो मना भी किया जा सकता है. राइट, सो उनको भी बहुत स्ट्रांगली कंसिडर करना चाहिए. सो व्हाट द थर्ड जजेस केस डिड वाज कोलेजियम को थोड़ा सा और फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाने की उन्होंने कोशिश करी. ये है अभी तक के 3 जजेस केसेस की जर्नी. फर्स्ट जजेस केस प्रेसिडेंट ऊपर CJI नीचे, सेकंड जजेस केस CJI ऊपर प्रेसिडेंट नीचे, थर्ड जजेस केस कोलेजियम 3 की जगह 5 और मेजॉरिटी से सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स होंगे. राइट, अभी तक का क्लियर है गाइस? अभी तक का क्लियर है? शिरीन, नो इट वाज 5 सीनियर मोस्ट जजेस, नॉट 4. एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, प्लीज आस्क. तीनों जजेस केस क्लियर है गाइस? परफेक्ट, दैट्स ग्रेट. श्री, क्वेश्चंस पूछो. कहीं भी कुछ भी खटक रहा है, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं भी कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा, लिंक नहीं हो रहा, प्लीज आस्क.
मुकुल थर्ड जजेस केस का नाम था इन रे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस. So it's not something versus something because it was a presidential reference. So in re presidential reference 1999 का केस है. ठीक है. आशुतोष, theoretically speaking the collegium system can be changed again. Yes. Any other doubts guys? Shireen, थर्ड जजेस केस में कॉलेजियम को थोड़ा सा और फेयर और ट्रांसपेरेंट एटलीस्ट थियोरेटिकली बना दिया था. सो 3 की जगह कॉलेजियम 5 का कर दिया था और उसको कह दिया था कि मेजॉरिटी से ही सारे डिसीजंस होंगे. दैट्स हाउ इट इज. Dhrutika, no, this happened a few years ago, but ultimately the appointment was not pressed by the collegium. So ultimately ये रहता है कि collegium में CJI का president और CJI के केस में हमेशा CJI की primacy हो जाती है. That's what happens. अच्छा, I remember, I think this happened a couple of years ago. Was it Mukul Rohatgi? There was one person who, मैं बीच में अगर मुझे ब्रेक मिला मैं देख के बताऊंगा. There was one person who the collegium wanted to appoint, but from the side of law ministry, that name was not approved. And ये चीज मीडिया में लीक हो गई, तो उस रीजन से उस पर्सन ने ही अपने कैंडिडेचर को विड्रॉ कर दिया. फॉरगेटिंग द नेम, इज अ प्रोमिनेंट लीगल एक्सपर्ट. 2 साल पहले का केस था. I'll just look into it and let you guys know. Meenakshi, size of the new collegium is 5. That is CGI plus 4. CGI plus 4. ठीक है. Nikita, yes, this lecture will be later uploaded on YouTube, पर प्लीज इसको लाइव में देखो. चलो, हो गया. ठीक है, ग्रेट. तो ये तो मामला हो गया 1999 तक का, जब प्राइमेसी मिल गया सीजीआई को. तो जो अभी तक ऊपर था कौन? एग्जीक्यूटिव. अब ऊपर हो गया जुडिशरी, क्योंकि कौन सा सिस्टम बन गया? कॉलेजियम का. ठीक है. नाउ गवर्नमेंट को, ठीक है, इसका लोअर हाफ को इग्नोर करना, इट्स सम इशू है. बट गवर्नमेंट को हमेशा से जजेस, अपॉइंटेड जजेस वाले कंसेप्ट उनको नहीं समझ में आ रहा था, एंड दे थॉट इट वाज अनफेयर. तो उन्होंने क्या करा? इन 2015 बाय द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक्चुअली 2014 में आया था, 2015 में पास इट केम इनटू इफेक्ट. सो बाय 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दे इंट्रोड्यूस्ड द एनजैक, which is a National Judicial Appointment Commission. Now, जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के लिए, जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कमीशन बहुत डेकेड से डिस्कस हो रहा था. 1960s में पहली बार ये प्रपोजल मूव हुआ था. 1982 में जो फर्स्ट जजेस केस है उसमें भी जो उस टाइम के सीजीआई थे, आई थिंक ही वाज पीएन भगवती, उन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ होना चाहिए. 1987 में राज्यसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, बट लेटर ऑन इट फेल्ड. 2000s में भी हुआ था. अल्टीमेटली 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट नई आई एंड दे हैड अ ह्यूज मेजॉरिटी इन लोकसभा एंड डिसेंट इनफ मेजॉरिटी इन राज्यसभा, नॉट मेजॉरिटी बट डिसेंट इनफ कमांड ओवर राज्यसभा, तब उन्होंने पास करवा दिया द एनजैक, विच इज अ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. एनजैक का काम था सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट करना, हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करना और ट्रांसफर्स को ओवरसी करना, इनफैक्ट ट्रांसफर्स पे फाइनल कॉल लेना. सो जो पहले काम सिर्फ एग्जीक्यूटिव कर रही थी जुडिशरी की परमिशन से, जुडिशरी की कंसल्टेशन से, बाद में जुडिशरी कर रही थी एग्जीक्यूटिव की कंसल्टेशन से, अब उन्होंने एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी जिसमें दोनों होंगे. एनजैक कंसिस्टेड ऑफ 6 पीपल, which was the Chief Justice of India, number 1, 2 senior most judges, the Law Minister of India and 2 eminent personalities. 6 लोग होंगे. ये जो 2 eminent personalities होंगे, ये 3 लोग मिलकर चूज करेंगे. Number 1, the Prime Minister, number 2, the Chief Justice of India and number 3, Leader of Opposition in Lok Sabha. Fun fact, 2014 से लेके अभी तक कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा रहा ही नहीं है, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा होने के लिए सिंगल पार्टी के पास 10% सीट्स होनी चाहिए लोकसभा में, जो किसी पार्टी के पास 2014 से लेकर अभी तक रही नहीं है. बट एनीवेज, थियोरेटिकली ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा मिलके चूज करेंगे 2 एमिनेंट पर्सनालिटीज को.
2 एमिनेंट पर्सनैलिटीज को। और इसके अलावा कौन कौन रहेगा कॉलेजियम में? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जजेस एंड लॉ मिनिस्टर। 1 2 3 4 5 6 6 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा कौन कौन कैसे कैसे बनेगा। सो एनजैक वाज क्रिएटेड बाय द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नाउ जैसे ये क्रिएट हुआ, जैसे ये एनफोर्स हुआ इन 2015, इट वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट और बन गया हम लोगों का चौथा जजेस केस, which is Supreme Court Advocates on Record Association versus Union of India. Same name as a second judges case. नाम सेम है, but it was a 4 judges case, जो 2015 में ही डिसाइड हुआ। और 2015 में 5 जज की बेंच ने by a 4:1 majority एनजैक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। The 99th Amendment, the एनजैक, आर्टिकल 124A, आर्टिकल 124 जो अपन पढ़ रहे हैं ना, जो सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिश करता है, उसके आगे आर्टिकल 124A एस्टैब्लिश हुआ था बाय द 99th अमेंडमेंट, पर उन सबको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया बाय अ 4:1 मेजॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हो, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद आया केशवानंद भारती जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, एंड बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी इंटरफेयर विद, सिंपल। So because NJAC was going against the basic structure of the constitution, it was held as unconstitutional. समझ में आया? और वापस कोलेजियम सिस्टम जो कुछ महीनों तक खत्म हो गया था, वापस कोलेजियम सिस्टम चालू हो गया। जुडिशरी ने कहा आपको कोलेजियम में कोई दिक्कत है, आप हमें बताओ, हम कोलेजियम को सही करेंगे। आप कोलेजियम को खत्म करने की कोशिश मत करो, कोलेजियम को ऑल टुगेदर वाइप आउट करने की कोशिश मत करो। दैट इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड। अच्छा, आयरॉनिकली ये जो 4:1 में एक जो जज थे, द वन हु हैड डिसेंडिंग ओपिनियन, कैन एनीवन नेम द जज? 4:1 में 2015 में जिसने डिसेंडिंग ओपिनियन दिया था 4 जजेस केस में, हु वाज ही? लेटर ऑन ही केम इन न्यूज फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। कैन एनीवन नेम द जज प्लीज? डिसेंडिंग ओपिनियन किसने दिया था? एनीवन प्लीज? Pranshu, very good. He was Chelameshwar, Justice Jasti Chelameshwar. Pranshu was the first one to give the correct answer. Yes, Pranshu. In fact, Pranshu is the only one who has given the correct answer till now. बाकी सब गूगल कर रहे हैं। संकल्प, good. Second one. Justice Chelameshwar later on did not become the CJI because CJI कभी भी एज के बेस पे नहीं बनते, सीनियरिटी के बेस पे बनते हैं। तो जब तक जस्टिस चेलामेश्वर से ज्यादा सीनियर लोग जब सीजेआई थे तब तक वो रिटायर हो गए, सो ही डिड नॉट बिकम द सीजेआई। बट याद होगा आज से 3 साल पहले एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी बाय 4 वेरी सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और जिसमें उन्होंने कहा था दैट द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इन ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें सही नहीं चल रही हैं। उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे ऑन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस दीपक मिश्रा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्टिस चेलामेश्वर के घर पे बुलाई गई थी, एंड ही वाज सॉर्ट ऑफ द फेस ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस। ही वाज द वन हु वाज स्पीकिंग विद द मीडिया द मोस्ट। उसके अलावा जस्टिस गोगोई थे और 2 और जजेस थे, बट ही वाज द वन। ही हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक्स ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम। इवन उनका खुद का अपॉइंटमेंट भी कॉलेजियम से ही हुआ था, बट ही हैज बीन द बिगेस्ट क्रिटिक्स ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। ही थिंक्स दैट इट इज कंप्लीटली नॉन ट्रांसपेरेंट, इट इज कंप्लीटली अनफेयर, कंप्लीटली बायस्ड, और सब कुछ क्लोज डोर के पीछे होता है, पब्लिक को पता नहीं चलता है, किसी को अपॉइंट करा है तो क्यों करा है, किसी को नहीं करा है तो क्यों नहीं करा है। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक्स। ही फेवर्ड एनजैक, बट द अदर 4 जजेस डिड नॉट फेवर एनजैक। दैट इज व्हाई द एनजैक इन द 4th जजेस केस वाज हेल्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एनजैक की स्टोरी वहीं खत्म हो गई और कॉलेजियम सिस्टम वापस चालू हो गया। नाउ पिछले कुछ टाइम से अगर अपन इन दोनों कंपेयर करें, द कॉलेजियम वर्सेस द एनजैक, दोनों में कुछ अच्छा है, दोनों में कुछ खराब है। पहले चल रहा था एग्जीक्यूटिव का अपॉइंटमेंट, बाद में चला कॉलेजियम के थ्रू, बीच में कुछ टाइम चला एनजैक के थ्रू, पर अब हो सकता है एनजैक वापस अगले कुछ सालों में वापस एंट्री दे। नाउ व्हाट आर द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ बोथ? कॉलेजियम, द गुड थिंग इज इट्स इन सिंक विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। मतलब आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो डीपीएसपी है, इट टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। सो अभी क्या हो रहा है, अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का रोल है और काफी प्रोमिनेंट रोल है। अगर हम कॉलेजियम सिस्टम फॉलो करते हैं तो हम उस रोल को कम कर रहे हैं और हम सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिंक में कॉलेजियम सिस्टम है।
That is number one. That's a good part about collegium. Second, it's a supposed cure for executive interference. वो सही क्योर है, गलत क्योर है, अपने को नहीं पता, पर वो एक क्योर है. एग्जीक्यूटिव का एक्सेसिव इंटरफेरेंस होना जुडिशियल मैटर्स में, उसमें अपॉइंटमेंट एक होता है, ये उसका एक क्योर है. राइट वो क्योर के भी अपनी दिक्कतें हैं, ये क्योर के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, पर वो एक क्योर है. दैट इज नंबर वन. एनजैक के भी कुछ फायदे हैं. नंबर वन, इट्स ए कंसल्टेटिव प्रोसेस, क्योंकि एनजैक में जुडिशरी के भी लोग थे, एग्जीक्यूटिव के भी लोग थे और इंडिपेंडेंट भी लोग थे. सो ऑन द फेस ऑफ इट, प्राइमा फेसाई, इट्स ए कंसल्टेटिव प्रोसेस. दैट इज नंबर वन. दूसरा फायदा एनजैक का, एक फेमस कोट सुना होगा ना, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट इट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू हैव बीन डन. मतलब जस्टिस, इक्वालिटी, फेयरनेस, इसका ये होना और इसका परसेप्शन होना दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होता है. एनजैक कम से कम ये परसेप्शन दे रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वुड बी कंप्लीटली फेयर इन नेचर. बिहाइंड क्लोज डोर्स क्या होता है अपने को नहीं पता, बट एटलीस्ट एनजैक ऑन द फेस ऑफ इट ये परसेप्शन दे रहा है, जब इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं तो कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ियां होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम है, और ये लोग डिफरेंट बैकग्राउंड के इन्वॉल्व है. दैट वाज द सेकंड गुड थिंग अबाउट एनजैक. दैट इज नंबर टू. अब दोनों की कुछ गड़बड़ियां भी हैं. कॉलेजियम का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है जो एग्जीक्यूटिव कहता है, इट्स एन एम्पायर विद इन एन एम्पायर. मतलब जुडिशरी के अंदर आपने एक छोटा सा एम्पायर खड़ा कर दिया जहां पे सिर्फ कुछ लोग मिलकर डिसाइड कर रहे हैं जुडिशरी में क्या क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में कौन आएगा, हाई कोर्ट्स में कौन कौन आएगा. तो आप ये इसको एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन कर रहे हो. सो एन एम्पायर ऑफ जुडिशरी, विद इन दैट यू हैव क्रिएटेड एन एम्पायर ऑफ कॉलेजियम. सो दैट इज अ रॉन्ग पार्ट अबाउट इट. Number two, it's nowhere given in the Constitution. It's nowhere given in the Constitution. It's nowhere given in the Constituent Assembly debates. It's nowhere given or it's nowhere followed anywhere in the world. So अगर कुछ अच्छा होता तो कहीं ना कहीं तो इन सब जगहों पे दिया होता, बट कहीं भी नहीं दिया हुआ है. That is another criticism of the collegium system. Now there are two criticisms even of the NJAC. Number one, जुडिशरी ने कहा था ये जो आप लॉ मिनिस्टर रख रहे हो जजेस के अपॉइंटमेंट में, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट जा रहा है. दिस शुड नॉट बी डन. सो दैट वाज वन रिजर्वेशन व्हिच द जुडिशरी हैड विद द एनजैक. नंबर टू, अपॉइंटमेंट ऑफ एमिनेंट पर्सन्स मेजरली बाय एग्जीक्यूटिव. मतलब ये जो दो एमिनेंट लोग हैं, इसमें कौन कौन अपॉइंट कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड द सीजेआई. वो तीन लोगों में सिर्फ एक जुडिशरी का है और दो एग्जीक्यूटिव के हैं. एग्जीक्यूटिव एज एन एटलीस्ट गवर्नमेंट, एटलीस्ट इधर गवर्नमेंट के हैं या ऑपोजिशन के, पर पॉलिटिशियंस है. सो यहां पर फेवरेटिज्म के चांसेस काफी ज्यादा है. सो एनजैक, कॉलेजियम, दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान. बट फॉर नाउ द कॉलेजियम सिस्टम इज गोइंग ऑन इन इंडिया. यस, कॉलेजियम हैज इट्स प्रॉब्लम, सेट ऑफ प्रॉब्लम्स. लास्ट ईयर हुआ था एक जस्टिस ताहिल रमानी, आई थिंक, जो मद्रास हाई कोर्ट की थी, शी वाज ट्रांसफर टू मेघालय हाई कोर्ट विदाउट असाइनिंग एनी रीजंस. और जब वो ट्रांसफर का एप्लीकेशन वापस गया कॉलेजियम के पास फॉर रिकंसिडरेशन, तो उन्होंने कहा था हमारे रीजंस हैं, जरूरत पड़ी तो हम बता देंगे, पर हम अभी नहीं बता रहे. सो अल्टीमेटली शी रिजाइन्ड इन प्रोटेस्ट. सो कॉलेजियम के भी बहुत बार, बिकॉज all the appointments or all the decisions are made behind closed doors and they are not bound to give reasons to the public. That is why the collegium has been widely criticized. So yes, वो एक प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए बना, पर कॉलेजियम के अंदर भी काफी प्रॉब्लम्स हैं जिसका अभी तक क्योर पूरी तरीके से हुआ नहीं है. बट दैट इज व्हाट द करेंट सिचुएशन इज. दैट्स अबाउट इट, राइट? सो एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, प्लीज फील फ्री टू आस्क. And do let me know, especially the new students, whether you like the class or not. Do let me know in the chat window and do rate the class if you can. And every Wednesday we have one such free class for everyone, which everyone should attend. And even the new students, we are starting a new batch of Judiciary Gold on 17th of August. We'll let you guys know on Instagram, on Facebook and everywhere. We'll send a message also. और 16 तारीख को उसका एक scholarship test है. Do give that test and do attend the demo classes of the new batch. Right? But meanwhile, any questions, please feel free to ask in the chat window. Quick. Arpit, sir, in many cases, Supreme Court has pointed that India does not follow separation of powers, but independence of judiciary. Arpit, इसका क्वेश्चन क्या है? बट अजय, एनजैक
फाइनली लोगों के नाम प्रेसिडेंट को देगा और अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेगा. दैट्स हाउ इट वाज. मेघा, एनजैक में 6 लोग हैं, 6 लोग थे अगर वो होता तो. सीजेआई, 2 अदर जजेस, 2 एमिनेंट पर्सनालिटीज एंड द लॉ मिनिस्टर. ये 6 लोग. Shireen, as of now, there is a collegium system and the senior most judge is appointed as a CJI and the next 4 senior most judges are automatically part of collegium. ऐसा होता है. Varnika, who can be appointed as eminent person? So eminent person ये 3 लोगों की डिस्क्रिप्शन पे था, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं था, कोई क्वालिफिकेशंस नहीं थे in the 99th amendment bill. मुकुल, सो सर कॉलेजियम सिस्टम ऑफ थर्ड जजेस केस इज प्रिवेलिंग. यस, जो थर्ड जजेस केस से कॉलेजियम सिस्टम था उसमें इंटरनली वो कुछ कुछ चेंजेस करते रहते हैं अपने हिसाब से, बट द स्ट्रक्चर विच वाज प्रिपेयर्ड इन द थर्ड जजेस केस इट्स स्टिल प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड. गाइस और क्वेश्चंस पूछो प्लीज, इससे ज्यादा डाउट्स निकलने चाहिए यार. Any questions, any doubts, please ask. जुडिशरी गोल्ड किट्स भूलना मत, 7 बजे से क्लास है. प्रखर, सर why Constituent Assembly while drafting appointment of judges, why they left these articles ambiguous? No. प्रखर, सी सही मायने में देखें अपन तो कंसल्टेशन का डिक्शनरी मीनिंग इज नॉट बाइंडिंग कंसल्टेशन. ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, और शुरू के 40 साल वैसा फॉलो हुआ भी नहीं था. 40 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फील करा कि बिकॉज इट इज नॉट बाइंडिंग कंसल्टेशन, दैट इज वाई अ लॉट ऑफ टाइम्स पैकिंग इज हैपनिंग. इसको पैकिंग बोलते हैं, मतलब रूलिंग गवर्नमेंट अपने हिसाब से जजेस को पैक कर दे सुप्रीम कोर्ट में, तो पैकिंग हो रहा था, तो उन्होंने कंसल्टेशन के मीनिंग को चेंज कर दिया. Right, so it was not ambiguous, so it's not the fault of Constituent Assembly here at least, but the interpretation that they gave, it had certain negative consequences for the independence of judiciary. That is why उन्होंने उसके interpretation को change किया. That's what happened. पल्ले पड़ा, समझ में आया? Any other doubts? Any other questions? Gopal Subramaniam. Gopal Subramaniam was the one who was supposed to be appointed to Supreme Court, but because I think the government did not give his consent, तो और वो चीज लीक हो गई थी मीडिया में, so that is why he could not be appointed. So Gopal Subramaniam was the name. Prakhar, yes, similar controversy arose in appointment of Lokpal also. शांभवी, इसीलिए चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली कॉलेजियम गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट का खुद का बनाया हुआ है, तो वो अपने सिस्टम को वो इंप्रूव करना चाहेंगे पर अपने सिस्टम को हटाना नहीं चाहेंगे इतना इजीली. हो सकता है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम कोई सीजीआई आए जो कॉलेजियम को स्क्रैप कर दे, बट एटलीस्ट अभी तो नहीं है. श्री, नो, इट हैज नेवर हैपेंड एंड अल्टीमेटली कॉलेजियम की एडवाइस ही बाइंडिंग होती है ऑन द प्रेसिडेंट ऑल्सो, बिकॉज प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द सीजीआई, वो कंसल्टेशन को बाइंडिंग कंसल्टेशन बोल दिया इसीलिए. शिरीन, क्लियर है? एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? No questions, no questions. Ashutosh, I think you've asked a question, sir. Why not Parliament introduce collegium in the Constitution?
क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम इज गोइंग अगेंस्ट द इंटेंट ऑफ द पार्लियामेंट. द पार्लियामेंट वांट्स टू हैव, और द पार्लियामेंट वांट्स द प्रेसिडेंट टू हैव द फाइनल से इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. और अगर कॉलेजियम को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर देंगे तो वो तो उन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, उन्होंने खुद हार मान ली, जो वो नहीं चाहते हैं. इसीलिए चलो, दैट्स इट. So thank you so much, guys. I hope you liked the class. If you did, please write Aya Captain on the chat window, AYE, Aya Captain, and do attend the Wisdom Wednesday class every Wednesday. We'll be posting it on. We'll be also be posting this class on YouTube. But do attend the class live. वहीं की वहीं अपने सारे doubts clear कर लिया करो. So all the new students every Wednesday at 5:30 come over to this page and attend the class. ठीक है? कुछ और doubt? मेगा फर्स्ट राइट मतलब कौन सी बेटा? Dhrutika, yes, as of now the CGI has the final say in the appointments. Yes, the third judge's case is still very much in power, as in it has not been overruled. मेगा फर्स्ट राइट कौन सी देखनी बेटा आपको? चलो, थैंक यू सो मच मेगा. कुछ है मुझे मैसेज कर देना, आई विल सेंड यू ओवर द स्लाइड. ठीक है, चलो, वी एंड द क्लास नाउ. थैंक यू सो मच. टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपना ख्याल रखो, और पढ़ाई भी पैरेलली चलने चालू रहने दो. आई होप सबके कॉलेजेस अभी चालू नहीं हो रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस पर अच्छे से चल रही होगी. सो दैट्स अबाउट इट. स्टे ऑन ट्रैक, एंड कहीं अगर कुछ दिक्कत हो कुछ हो तो फील फ्री टू सेंड मी अ मैसेज एनी टाइम. चलो, बाय बाय.